नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट जीकेजीएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहले लेसन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को कवर कर रहे हैं। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को कवर कर लिया है कि कंपनी की इस उपलब्धि से कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये हम लोगों का कल का लास्ट पॉइंट था पिछले वीडियो का। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। जो परीक्षावाड़ी के बुक में बॉक्स में चीज़ें बना कर दी गई होती हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें हम लोगों के सामने देखने को मिलता है। इसमें हम लोग बात करें तो 1688 की बात हो रही है। 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार करके मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया। ये 1688 की घटना है। सूरत में जो अंग्रेजी कंपनी थी उसके जो गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, इन्होंने ताप्ती नदी के मुहाने पर मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया, उन पर अधिकार कर लिया और मक्का जाने वाले जहाज़ों को लूटा। औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेज़ों को दंडित करने के विचार से पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम और सूरत की कोठियां छीन ली। तो इस घटना के परिणाम स्वरूप जब 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती नदी के मुहाने पर मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया तो अंग्रेज़ों को क्या करने के लिए, अंग्रेज़ों को उसकी सज़ा देने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम और सूरत की कोठियां जो अंग्रेज़ों की थी उनको औरंगजेब ने क्या किया, छीन लिया। ठीक है, इसके बाद की घटना क्या होती है, जब सूरत आदि की कोठियां औरंगजेब ने छीन लिया तो यह देखकर अंग्रेज क्या हो गए, डर गए। अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्होंने औरंगजेब से क्षमा याचना की, औरंगजेब से सॉरी कहना उन्होंने मंजूर किया। औरंगजेब ने यह समझकर कि अंग्रेजों के व्यापार से साम्राज्य को बड़ा लाभ हो रहा है, ठीक है, औरंगजेब को यह लगा कि अंग्रेजों के व्यापार से साम्राज्य को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। यह समझकर 17,000 पाउंड दंड के रूप में लेकर उन्हें क्षमा कर दिया। तो 17,000 पाउंड अंग्रेजों से औरंगजेब ने लिया और पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम और सूरत की कोठियां वापस कर दी, यानी कि 17,000 पाउंड दंड के रूप में लेकर के उन्हें क्षमा कर दिया। अंग्रेजों को इस समय आश्वासन देना पड़ा कि वे भविष्य में कभी इस प्रकार के अपमानजनक कार्यों में भाग नहीं लेंगे। तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से ये कहा, ये वादा किया कि आगे चल के इस प्रकार की घटना को अंजाम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पे इसके बारे में। आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था, तो रेड ड्रैगन। इसी को क्या कहा गया है, हेक्टर। इसी को हेक्टर कहा गया था, जो कि अंग्रेजी जहाज थी, जो कि भारत में आने वाली पहली अंग्रेजी जहाज है। इसको आप याद रखेंगे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था, ठीक है, क्या नाम था, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन इसका नाम था, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में किसका शासनकाल था? तो सम्राट अकबर का 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, हमने बात किया। तो 1600 ईस्वी में सम्राट अकबर का साम्राज्य शासनकाल था भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? सम्राट अकबर का शासनकाल था 1600 में, इसको याद रखेंगे। अगला बिंदु है, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ? किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या तो पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? तो 1608 में ही स्थापित की थी, सूरत गुजरात में। यानी कि जब वो लोग आए थे तो 1608 में ही उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। हालांकि जो सूरत में कंपनी स्थापित की गई थी स्थायी रूप से,
वो कब की गई थी? वो 1613 में स्थापित की गई थी। कब? 1612-13 के आसपास वो कंपनी स्थापित की गई थी। लेकिन यहाँ चूंकि ये कंपनी पहले से स्थापित हो चुकी है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या तो फिर फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की, तो आपको याद रखना है 1608 ईस्वी में सूरत में, यानी कि गुजरात में। और अस्थायी रूप से जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1613 में स्थापित की गई थी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। ये स्थल मार्ग से आया हुआ था। किससे आया था? स्थल मार्ग से आया था 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में ये भारत आया था। तो याद रखना है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया हुआ था। आगे बात करें तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खान की उपाधि प्रदान की थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने किसकी उपाधि, कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वो खान की उपाधि प्रदान की थी। या अगर पूछ ले कि कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आपको बताना है जहांगीर ने। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विलियम फिंच कौन था? विलियम फिंच कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है। अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है। अगर यहाँ से भी प्रश्न पूछे कि अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किसने किया है, तो आपको बताना है विलियम फिंच ने। और फिर कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री कौन था? तो विलियम फिंच था। इसके बारे में याद रखना है। अगला पॉइंट है कि नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? तो ये बयाना में तैयार की जाती थी। नील की सबसे अच्छी किस्म तैयार की जाती थी बयाना में। अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हॉर्मुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीन लिया? 1604 ईस्वी में अंग्रेजों ने हॉर्मुज बंदरगाह छीन लिया पुर्तगालियों से। हॉर्मुज बंदरगाह पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने 1604 ईस्वी में छीन लिया। तो इसको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? जेम्स प्रथम के दो राजदूत जहांगीर के दरबार में आए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, फिर उसके बाद सर टॉमस रो आया था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ? मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच, दोनों के बीच में प्रथम मुकाबला कब हुआ और कहाँ हुआ? तो जब हुआ वो सन है 1686 ईस्वी और हुगली में हुआ था। तो याद रखिएगा कि मुगल सम्राट और अंग्रेजों के मध्य सबसे पहला मुकाबला हुआ 1686 ईस्वी में हुगली में। अगले पॉइंट की बात करें तो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? तो विलियम हैजेज। विलियम हैजेज ये 1681 से 1684 के बीच में चीफ एजेंट था। तो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट अगर आपसे पूछे कौन था, तो आप याद रखना है विलियम हैजेज 1681 से लेकर 1684 ईस्वी के बीच में था। मुगलों के भारत में मतलब भारत के जिन क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार था, तो मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वो थी सूती वस्त्र। तो मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र हुआ करती थी व्यापार के लिए। अगले पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1632 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम एवं मसाले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन वस्तुओं का निर्यात किया करती थी भारत से। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? किस अंग्रेज गवर्नर को
औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो सर जॉन चाइल्ड, इसको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछ ले कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया, तो आपको बताना है सर जॉन चाइल्ड को। जॉन शरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो फर्रुखशियर के दरबार में आया था। जॉन शरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? वो आया था फर्रुखशियर के दरबार में। अगले पॉइंट की बात करें तो इंटरपोल कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, कहीं न कहीं प्रश्न में, कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। जब हम लोग इसका प्रश्न और जो इसका अभ्यास प्रश्न होता है, जब हम वो सब कवर करने लगेंगे तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा कि इंटरपोलर कौन थे। तो आपको याद रखना है, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। याद रखना है, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज अधिकारी इंटरपोलर कहलाते थे। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार में प्रदान की? तो अजीम उस शान ने। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार में ने प्रदान की? तो अजीम उस शान ने। इसको याद रखना है, अजीम उस शान को। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी अजीम उस शान ने प्रदान की, ये याद रखना है। आगे क्या है? ये आगे है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें फिर मिली हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अर्काट का घेरा कब डाला गया? ये सारी चीज़ें अभी आगे चल के मिलेंगी। जब हम लोग फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच के संघर्ष को देखेंगे तो वहाँ पे हमको ये सब मिलेगा। यहाँ पे एक बार आप इस पर नज़र फेर लीजिए ताकि चीज़ें समझ में आती रहें। तो अर्काट का घेरा कब डाला गया? 1751 ईस्वी में अर्काट का घेरा डाला गया, इसको याद रखना है। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? सेंट थोमे का युद्ध भी मिलेगा आपको फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के दौरान। तो सेंट थोमे या फिर अडियार का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच में 1748 ईस्वी में लड़ा गया। फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया। तो ये अडियार या सेंट थोमे का युद्ध है, 1748 ईस्वी में हुआ। 1748 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। किसके बीच में? कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना, यानी कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में ये अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया 1748 ईस्वी में, और नवाब की सेना हार गई, फ्रांसीसी सेना जीत गई। फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया। अगला पॉइंट है कि पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, इसको याद रखना है। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस मार्टिन को। रेजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली? तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिल गई रेजविक संधि के द्वारा। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी थे। मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी थे। ऐसे फ्रांसीसी जो मुक्त व्यापार करने के पक्ष में थे, इन्हें फिजियोक्रेट कहते थे। और इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज अधिकारी इंटरपोलर थे। और फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्ष में फ्रांसीसी व्यापारी थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। अगला पॉइंट है पांडिचेरी की संधि कब की गई? तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि की गई, इसको याद रखना है। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिश या फिर डेन के बारे में। डेनिश या डेन कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो अंग्रेजों के बाद
भारत में डेनिश व्यापारी 1616 में आए। याद रखिएगा 1616 में डेनिश व्यापारी भारत आए, इसको याद रखना है। डेनिश व्यापारी कब भारत आए? 1616 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजावुर की ट्रंकेबर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की। ये भी याद रखना है कि डेन कंपनी या डेनिश कंपनी, सबसे पहले डेनिश कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई? तो तंजावुर के ट्रंकेबर में। कब की गई? 1620 ईस्वी में। वो आए कब? 1616 में आए। अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित कर रहे हैं? 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? तंजावुर के ट्रंकेबार यानी कि तमिलनाडु में। 1676 में उन्होंने श्रीरामपुर 1676 ईस्वी में उन्होंने श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1620 के बाद 1676 में उन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री स्थापित की बंगाल में। अगला पॉइंट है कि उन्होंने भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीतिक चालों के आगे डेनिश व्यापारी टिक नहीं सके और इनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेज कंपनी के हाथों अल्प दामों में बेच दिया और भारत से चले गए। तो डेन कंपनी का बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है भारत में। आगे आते हैं फ्रांसीसी कंपनी। डेनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है। इसके बारे में बात करें तो भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। तो सबसे लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी भारत आए, इसको भी याद रखना है। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। तो ये सब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महसूस किया कि पूर्वी देशों के साथ हमें व्यापार करना चाहिए। कोलबर्ट कौन था? सम्राट लुई 14वां का मंत्री था। सम्राट लुई 14 के मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट। तो इनके लगातार प्रयासों के बाद 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल का कहा गया। कंपनी द इंडस ओरिएंटल कहा गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1664 ईस्वी में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर आपसे पूछे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम है? कंपनी द इंडस ओरिएंटल इसका असली नाम है। किसके प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना हुई? कोलबर्ट कौन थे? सम्राट लुई 14वें के मंत्री। ठीक है, इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। एक तरह से मान लें कि सरकारी कंपनी थी। ठीक है, इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन या फ्रैंको, इनको फ्रांसिस फ्रैंको कैरो कहा जाता है। फ्रांसिस फ्रैंको कैरो या फिर सिर्फ फ्रैंको कैरो कह लें आप तो सही रहेगा। तो 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, जिसके साथ इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। कौन था? मरकारा। ये कहाँ का था? ईरान का निवासी हुआ करता था। तो 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, इसके साथ ईरान का निवासी मरकारा भी था। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। आगे बात करें तो मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया गया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जो फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी गई फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने
उनके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे प्राप्त कर लिया। तो तंजावुर के शासक से उन्होंने यानी कि फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे प्राप्त कर लिया। कब? 1672 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में। किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी लाहे उनका जल सेनापति, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति यानी कि फ्रांसीसियों का जल सेनापति दी लाहे जिसका नाम था, उसने गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना को पराजित गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। फलतः सेंट थोमे डचों के पास चला गया। तो डचों के द्वारा वह पराजित हो गया। गोलकुंडा के सुल्तान और डच दोनों आपस में मिले और दोनों की संयुक्त सेना से वह पराजित हो गया। कौन? दी लाहे पराजित हो गया। तो यही बात बताया जा रहा है कि किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हो गया। फलतः ये जो सेंट थोमे इनको कब मिला था? 1672 में जो इनको सेंट थोमे मिला था, ये डचों के पास पुनः चला गया। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लेस्पी ने वालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। कब? एक मिनट। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग लेस्पी ने, कौन? वेलांग लेस्पी ने, 2-3 बार बोल लीजिए, वेलांग लेस्पी ने। तो इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लेस्पी ने दोनों मिलकर फ्रांसिस मार्टिन, ये जो फ्रांसिस मार्टिन है ये क्या कर रहा है? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार कर रहा है। तो ये फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग लेस्पिने ने वालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त कर लिया। इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया। तो पांडिचेरी का विकास कब हुआ? 1674 ईस्वी में। ठीक है। यह पूरी तरह से किलाबंद या फिर फोर्ट लुई था। यह पूरी तरह से किलाबंद इन्होंने बना दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें हैं फ्रांसीसियों के संदर्भ में। 1674 ईस्वी की बात करें तो 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। तो जो पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियां थी उनका केंद्र बनाया गया। किसको? पांडिचेरी को बनाया गया। इसकी स्थापना 1674 में की गई थी और फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र इसको बनाया गया 1701 ईस्वी में। तो 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये प्रश्न कभी आपसे पूछे कि भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो फ्रांसिस मार्टिन या फ्रांसिस कैरो को वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसीसी बस्ती का, वो भी भारत में। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके, बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। तो बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से, किससे? मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त किया और 1690 से 92 ईस्वी के बीच में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र स्थापित किया। इसी समय यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी। उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गए। आगे बात करें तो पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया, ठीक है, और लेने के बाद 5 वर्षों तक उस पर अपना शासन कायम रखा। किंतु 1697 ईस्वी की बात करें
तो 1697 ईस्वी के रिजविक संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। हमने अभी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें बॉक्स में बनी होती हैं उसमें इस चीज को हमने देखा था कि रिजविक के संधि के तहत ये रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। पांडिचेरी किसको लौटाया गया? तो ये फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। तो रिजविक की संधि हुई कब? 1697 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। पांडिचेरी को डचों ने 1693 में अपने आधिपत्य में लिया और 5 वर्षों तक शासन किया, किंतु 1697 रिजविक की संधि हुई 1697 में, और इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया क्या? पांडिचेरी फिर फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया। ठीक है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन या फ्रांसिस फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। इसके साथ ईरान का निवासी मरकारा भी था। ये दोबारा आ गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया है? दोबारा आ गया है। हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। तो यहाँ से देखिए, जब पांडिचेरी क्या आ गया? पांडिचेरी आ गया फिर से फ्रांसीसियों के हाथ में रिजविक की संधि के द्वारा 1697 में। तो उसके बाद फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया। मतलब उसने उसकी समृद्धि को उसने फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस मार्टिन ने और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी की समृद्धि को फिर से लौटाया, फिर से विकसित किया तथा उसकी मृत्यु हुई 1706 ईस्वी में। अपने मृत्यु के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया था। तो ये था इसके बारे में। ठीक, आगे बात करें तो 1706 ईस्वी से 1720 ईस्वी के मध्य 1706 से 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई फ्रांसिस मार्टिन की। 1706 से 1720 के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं। उन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। सूरत और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हो रहा था। इस दौरान पांडिचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका। अगला पॉइंट है कि 1720 और 1742 के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमा बनाए गए। 1720 और 1742 ईस्वी के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमा बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त की। ठीक, आगे क्या है कि फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में कराईकल पर अपना अधिकार कर अनेक बस्तियां खोली करके वहां पे अपनी बस्तियां खोली। तो कहां पर? 1721 में मॉरिशस जीता, 1724 में मालाबार तट पर स्थित जो है माहे उसको जीता, 1739 ईस्वी में कराईकल जीता और वहां पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1742 में क्या होता है? 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। तो अब व्यापार करने से आगे बढ़ के वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित करना इनका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो हम लोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष को कर्नाटक के युद्ध के रूप में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो बॉक्स में बनी हुई चीजें होती हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ही फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों एवं फ्रांसीसी यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत के लिए थल मार्ग की खोज की। तो थल मार्ग की भी खोज की गई। ठीक है, स्थल मार्ग। ठीक है, थल मार्ग का मतलब स्थल मार्ग। इससे पहले जो वास्को डिगामा भारत आया था तो जल मार्ग की खोज उन्होंने किया था। किसके? जल मार्ग की खोज। लेकिन फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांसीसी धर्म प्रचारक एवं फ्रांसीसी यात्रियों ने
एशिया माइनर के रास्ते भारत के लिए एक स्थल मार्ग की खोज की। ये भी आप याद रखेंगे। तो स्थल मार्ग की खोज भारत के लिए कुल मिला के फ्रांसीसियों ने की, लगभग इस बात को हम कह सकते हैं। 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की गई तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया गया। ठीक है, आगे क्या है। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। तो एंग्लो फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जब युद्ध चल रहे थे तो उस समय फ्रांसीसियों का जो मुख्य कार्यालय था वो कहाँ था, पांडिचेरी में था। मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत तथा चंद्रनगर फ्रांसीसियों के उप कार्यालय हुआ करते थे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। इसको भी आप याद रखेंगे, ये सारी चीजें अभी आएंगी। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुंडलकंपा नदी तथा दक्षिण सीमा तंजौर का क्षेत्र था। कर्नाटक के बारे में बताया जा रहा है कि कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुंडलकंपा नदी तथा दक्षिण सीमा तंजौर का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी अर्काट थी। इसको याद रखना है, अर्काटा का घेरा अभी होता है आगे चल के। तो इसकी राजधानी अर्काट थी। इसके प्रमुख शहरों में मद्रास, पांडिचेरी, बेलोर और त्रिचनापल्ली आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन, दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन, दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे। अतः सैन्य कार्यवाही संचालित कर भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को भारत संघ में मिला लिया। ठीक है, 1761 कब, 1961 ईस्वी में। बात करते हैं पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांसीसी उपनिवेश रहे, लेकिन फ्रांस की सरकार ने सदा सहायता का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को नवंबर 1954 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। वांडीवास युद्ध के बाद यानी कि 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। इसके बाद जिंजी एवं माहे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आगे बात करते हैं तो लाली की ये अंग्रेज वो फ्रांसीसी था। लाली कौन था, फ्रांसीसी था। लाली की असफलता से फ्रांसीसी सरकार ने उससे नाराज हो गई और उसे फ्रांस वापस बुलाकर 1763 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, अब जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें बॉक्स में दिख रही हैं हमको, उसको देख लेते हैं। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो डिंडीगुल में। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में हुई थी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था, तो डचों का था। भारत और जावा के मध्य जो व्यापार पर एकाधिकार था वो डचों का था। फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया, तो एक सैपल की संधि 1748 में हुई थी। तो फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दिया, तो एक सैपल की संधि द्वारा। एक सैपल की संधि 1748 ईस्वी में होती है। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ पर स्थापित की गई, तो सूरत में स्थापित की गई। हमने बात किया है। अंबूर का युद्ध कब हुआ, अंबूर का युद्ध कब हुआ, तो 1749 में अंबूर का युद्ध होता है। इसको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया, तो
क्रमशः बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में होता है और बांडीबाज का युद्ध जो कि 1760 में होता है। तो इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी वापस चले जाते हैं, फ्रांसीसियों का दमन हो जाता है पूरी तरह से। तो अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? तो डचों को याद रखना है, डचों को बेदरा युद्ध में पराजित किया तो डच वापस चले गए, और फ्रांसीसियों को वांडीवास यानी कि वांडीवास के युद्ध में पराजित किया तो फ्रांसीसी वापस चले गए। डचों को बेदरा युद्ध में 1759 में हराया और फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में 1760 में हराया। तो इन्हीं दोनों युद्धों से डच और फ्रांसीसी सिमट कर रह गए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। अगले वीडियो से जो हम लोगों का शुरू होगा वो अंग्रेजों और किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।